कलम अहमदाबाद के इस बौद्धिक सत्र में मैं शनील पारेख, अहमदाबाद की एहसास वुमन, आप सभी का हृदय तल से और आत्मीयता से स्वागत करती हूँ। हमें प्रसन्नता है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम ने न केवल सफलता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, बल्कि अपनी सार्थकता से भी नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इन आयोजनों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी हमें लगातार प्रेरित करती है। प्रभा खेतान फाउंडेशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। साहित्यिक मंच पर उसका योगदान उसे विशिष्ट पहचान दिला चुका है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि यह फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में यह भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। फाउंडेशन की गतिविधियां भारत सहित 55 से अधिक शहरों में विस्तार पा चुकी है और यह यात्रा लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। हम कलम के साथ साथ किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक और संवादपरक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जहाँ तक कलम की बात है, यह मंच अपनी भाषा, अपने लोक की भावना को समर्पित है। कलम के माध्यम से हम प्रतिष्ठित लेखकों और कलाकारों को उनके पाठकों और प्रशंसकों से जोड़ते हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कलम अहमदाबाद के इस सत्र में हमारे विशिष्ट अतिथि है श्री संजीव पालीवाल जी। पत्रकारिता जगत के एक चमकते हुए सितारे के रूप में संजीव जी का नाम किसी की परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदी पत्रकारिता में 35 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रखने वाले पालीवाल जी ने दैनिक जागरण, अमर उजाला और आज जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के साथ साथ दूरदर्शन, BITV, IDN 7, न्यूज़ 18 जैसे प्रमुख समाचार चैनलों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में वे आज तक में प्रबंध संपादक इंटरनेशनल और साहित्य तक के प्रमुख पद पर कार्यरत है। एक कुशल पत्रकार होने के साथ साथ वे एक प्रभावशाली वक्ता और लोकप्रिय लेखक भी है। उन्होंने 3 क्राइम थ्रिलर उपन्यास, मुंबई नाइट्स, नैना और पिशाच तथा एक प्रेम कथा, ये इश्क नहीं आसान की रचना की है। आज के इस संवाद से हम सभी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पालीवाल जी से संवाद करेगी प्रीति अज्ञात जी। प्रीति जी स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखिका और कवयित्री है। उनकी रचनाएं पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ऐसे में आज यहाँ निश्चित बहुत ही विशेष सत्र होने जाने वाला है। अब मैं पालीवाल जी और प्रीति जी से मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ ताकि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। वो लिखता है तो लगता है जैसे जख्म रखा है, कोई प्रश्न करता है तो आईने से गुजर जाने की गुजारिश करती है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, उनको भीतर तक उतारा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर पूरी एक किताब लिए बैठे हैं। हमारे बीच आज संजीव जी हैं। 30 दशकों की जिनकी पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है, वहाँ का अनुभव है और साहित्य में जब उतरे हैं तो उनकी संवेदनाओं के साथ उतरे हैं। उनकी संवेदनाओं की धार और पत्रकारिता का एक विशाल अनुभव लेकर जब वो यहाँ आए हैं तो मैं बापू के गुजरात और इस अहमदाबाद नगरी में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि बताया शुरुआत में कि उनकी 4 किताबें हैं, नैना है, पिशाच है, मुंबई नाइट्स और ये इश्क नहीं आसान। इनमें से आपने देखा होगा कि 3 तो क्राइम फिक्शन है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि संजीव जी क्राइम फिक्शन राइटर हैं। आप क्या मानते हैं संजीव जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। क्या खूबसूरत लाइनें आपने पढ़ी।
पर आपकी कविताएं मैं पढ़ चुका हूं, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप कितना खूबसूरत लिखती हैं, बोलती हैं। फिर प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास सुमन और शनिल पारिक जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्योंकि मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो हिंदुस्तान में कोई नहीं लिख रहा, बहुत कम लोग लिख रहे हैं। तो एक मरी हुई विधा को जिंदा करने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले ली थी, जिसे हम क्राइम फिक्शन कहते हैं। हम सब क्राइम फिक्शन टीवी पर तो बहुत देखते हैं, OTT सीरीज बहुत देखते हैं, लेकिन पढ़ना बंद कर चुके हैं हिंदुस्तान में। तो जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो मुझे एक दिन लगा कि क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मैं कहीं भी नॉवेल बाहर के अंग्रेज़ी ज़बान में जो भी आते हैं ज़्यादातर मैं पढ़ता हूँ। सब तो नहीं पढ़ सकता कोई भी, लेकिन काफ़ी पढ़ता हूँ। जितने पॉपुलर राइटर हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको पढ़ सकूँ। तो अगर आप लिंकन लॉयर देखते हैं तो मैं कहूँगा मैंने वो बुक्स पढ़ रखी हैं। तमाम ऐसी सीरीज़ हैं जो या अब सीरीज वेब सीरीज़ में आती हैं, वो पहले मैं किताब पढ़ चुका होता हूँ। तो मुझे एक आइडिया था और मुझे हमेशा ये तकलीफ होती थी कि हिंदुस्तान में कोई क्यों नहीं लिखता इस तरीके की चीज़ें। जब सब देखते हैं तो कोई लिखता क्यों नहीं है। तो मुझे कहा गया कि कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं लिखी जाती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक किताब मैं लिखता हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से लिखना चाहता था, 20 साल से मेरे दिमाग में था कि मुझे बुक्स लिखनी है, उपन्यास लिखने हैं, मुझे फिक्शन लिखना है। मैं फिक्शन का आदमी नहीं था, मैं तो न्यूज़ का आदमी था, जो जिस वक्त जो कुछ घट रहा है वो बताने वाला। लेकिन मेरे दिमाग में, जहन में चीज़ें चल रही थी कि फिक्शन लिखना चाहिए। तो और कहाँ से लिखता मैं? मुझे लगा न्यूज़ रूम की स्टोरी लिखनी चाहिए। न्यूज़ रूम जिस जगह में जो हब है, जिसके पास सारी स्टोरीज आती हैं, तो न्यूज़ रूम की स्टोरी कौन लिखेगा? मुझसे अच्छा कौन हो सकता था जो पिछले 30 साल से न्यूज़ रूम में को जी रहा है, उसकी सांस को जानता है, उसकी धड़कन को समझता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई। वो स्टोरी, मेरी जो सारी स्टोरी होती हैं वो न्यूज़ से ही निकली होती हैं। मेरी स्टोरी कहानियों के बीच में ही रहते हैं। मैं कहानियों के बीच में रहता हूँ, तो मैं उन्हीं में से एक कहानी पिक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरी कुछ शुरुआत हुई थी, मेरे दिमाग में, जहन में चल रहा था। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं क्राइम फिक्शन राइटर हूँ और मैं मानता हूँ उस बात को। आगे की कहानी मैं अभी सुना दूं पहले जवाब में, तो बात खराब हो जाएगी। क्योंकि आप क्राइम फिक्शन राइटर हैं, आपने खुद मानी ये बात, और आपने ये भी कहा कि हाँ आप कहानियों के बीच में रहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि इन कहानियों में वो चीखें, वो चिल्लाहटें भी हैं जो कि रिपोर्टिंग में नहीं आ सकी? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग में नहीं आ सकती, रिपोर्टिंग में भी आती हैं। रिपोर्टिंग कोई अलग चीज़ नहीं है कि उसमें कुछ छुपा दिया जाता है, कुछ ढक दिया जाता है। चीख चिल्लाहट तो रिपोर्टिंग में आ ही जाती है, और वही है दरअसल। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। जी बिल्कुल, ये तो है। तो आज म्यूट करके सुनते हैं अभी। तो वो तो है उसमें, लेकिन वो संवेदनाएं क्या हैं, हमको वो सवाल खोजना है उसमें। वो कितना संवेदनशील है टीवी। सो उपन्यास में संवेदनाएं ज़्यादा नज़र आएंगी आपको। तो मेरा क्राइम फिक्शन वो क्राइम फिक्शन नहीं है जिसको हिंदुस्तान में क्राइम फिक्शन आज से 20 साल पहले कहा जाता था। मेरा क्राइम फिक्शन वो क्राइम फिक्शन है जो बाकी दुनियाओं में क्राइम फिक्शन लिखा जाता है। अगर आप सबसे ज़्यादा क्राइम फिक्शन उन 4 देशों में पढ़ा जाता है जहाँ पे कत्ल 5-10 साल में एक बार हो जाता है, जिसको हम नॉर्डिक नॉयर कहते हैं, कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम फिक्शन पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा किताबें वहाँ लिखी जाती हैं, और इतना ग्रूसम होता है, इतना डार्क होता है वो, कि आपकी रूह कांप जाए। अब आप ये सोचिए कि जो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्री सबसे ऊपर हैं, जहाँ क्राइम होता ही नहीं है, वो इतना खतरनाक क्राइम कैसे सोच पाते हैं, लिख पाते हैं। लेकिन वो लिखते हैं और हम सब पढ़ते हैं, सारी दुनिया उसको पढ़ती है, तमाम भाषाओं में वो अनुवाद होता है। तो संवेदना के स्तर के ऊपर मैं कहूँगा मेरे क्राइम फिक्शन ना कह के उसको सोशो पॉलिटिकल क्राइम फिक्शन आप कह सकते हैं। समाज में जो कुछ घट रहा है, हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में जो कुछ हो रहा है, मेरे उपन्यास उन कहानियों को बताते हैं, जो कहानियाँ आमतौर पर कभी कभी हम देख लेते हैं पर हम समझ नहीं पाते। ऐसी बहुत कहानियाँ होती हैं जो दबी रह जाती हैं, तो वो कहानियाँ लाने का काम मैं करता हूँ। आपकी ये जो पुस्तक है पिशाच, इसमें अपराध है, रहस्य है, पत्रकारिता के ऊपर है, यौन शोषण है,
और आपसे पहले चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं बाबा नागार्जुन से जुड़ी एक जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी उसने भी कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रेरित किया। तो एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा ये कि आपने इसका जो नाम रखा है पिशाच, पिशाच नाम सुनकर एकदम से कोई पाठक है जो आपको जानता नहीं है उसके मन में सबसे पहले ही आएगा कि शायद हॉरर होगा, मतलब सॉरी टू से लेकिन अच्छा साउंड नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए जी। तो क्या आपको ये डर नहीं लगा कि इससे किताब की बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि लेखक के लिए बेचना पहली शर्त है? देखिए, पिशाच पे बात करने से पहले मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी। मेरी पहला उपन्यास था नैना। नैना इस देश की एक मशहूर न्यूज़ एंकर थी, और क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं न्यूज़ पे काम करना चाहता था, न्यूज़ रूम का बैकग्राउंड लेना चाहता था। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती थी कि मैं जिस न्यूज़ रूम में काम करता हूँ उस न्यूज़ रूम में को जब पोर्ट्रे किया जाता है हिंदी फिल्मों में या वेब सीरीज़ में तो वो एकदम अलग ही न्यूज़ रूम दिखाई देता है। हमारे यहाँ का न्यूज़ रूम नहीं होता, वो न्यूज़ रूम सही नहीं होता। और आज तक मेरी ये शिकायत मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के साथ बनी हुई है कि भाई आप क्या दिखाते हो। एक सीरीज़ आई थी उसमें मैंने देखा एक एंकर जो है वो स्टूडियो में बैठ के सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आप पी ही नहीं सकते, हमारे तो कैंपस में नहीं घुस सकते। आप सिगरेट पियेंगे तो आप बाहर पियेंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो खैर, तो जो मेरा पहला उपन्यास नैना था वो मेरे राइटिंग का कीड़ा मुझ में था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये 2019 की बात है, जनरल इलेक्शन से कुछ दिनों पहले की। तो हमारे न्यूज़ एंकर सारे स्टार हैं। मैं आपको अब पहचाना, सॉरी मैं सोच रहा था मैंने आपको देखा है, मिला हूँ, मुझे अब याद आया। तो 2019 जनरल इलेक्शन से पहले हमारी एक न्यूज़ एंकर उस दिन बहुत चर्चा में थी और ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही थी। और वजह कुछ भी हो, उनका कोई स्टेटमेंट था, कोई न्यूज़ रिपोर्ट उन्होंने की थी, अब मुझे याद नहीं है। वो मेरे सामने से गुजरी तो मुझे लगा आज ये इतने हंगामे में है, अगर इनका मर्डर हो जाता है तो क्या होगा। अब इस एक लाइन से नैना को मैंने लिखना शुरू किया। उनको तो नहीं कही होगी ना ये बात? आज तक किसी को नहीं पता है वो न्यूज़ एंकर कौन है। सब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये किसके बारे में है, मैंने कहा भूल जाओ, किसी के बारे में नहीं है। तो हर किसी को लगता है कि वो उसके बारे में है, वो सोचता है वो उसके बारे में है, पर किसी को नहीं पता वो किसके बारे में। बट वो एक ट्रिगर पॉइंट था, वो किसी के बारे में नहीं है, वो फिक्शनल स्टोरी है वो, लेकिन एक वो ट्रिगर पॉइंट था। एक लाइन की न्यूज़ में समझ में आया अगर ये न्यूज़ में है, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो क्या होगा, पॉलिटिकल हंगामा होगा। क्योंकि वो अगर किसी एक पार्टी की साइड लेती हैं और ये माना जाता है कि वो उस पार्टी की समर्थक हैं तो दूसरे वाले तो चिल्लाएंगे, वो समर्थक चिल्लाएगा कि उसने मर्डर करा दिया, उसने मर्डर करा दिया। अगर मान लीजिए उनकी कोई पास रिलेशनशिप है या उनके किसी बिजनेस एम्पायर के साथ संबंध है तो वो कहानी निकल के आई, फिर वो कहानी निकल के आ गई। वो कहानी जब ख़त्म हो गई, वो नॉवल 2020 में आ गया, उसी साल मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी। वो फेसबुक पोस्ट बहुत ऐसी पोस्ट थी जिसको पढ़ के मैं सन्नाटे में आ गया। वो फेसबुक पोस्ट हिंदी के एक बहुत बड़े पोएट के बारे में थी। उन पोएट पर राजस्थान में रहने वाली जो बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी, उसने कहा कि जब वो 7 साल की थी, हिंदी के उस बड़े पोएट ने, जो एक ज़माने में तमाम प्रधानमंत्रियों का बड़ा करीबी था और जिसकी लेखनी को हम सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थकते, उसने जब वो 7 साल की थी उसको शोषण किया उसका। और उसने जो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था ना फेसबुक पर, ये पहली बार था किसने लिखा, और उसके बाद कई लोगों ने उस बात को कहा कि हाँ ये बात सही है और लोगों के साथ भी ये हुआ है। तो उस एक पोस्ट ने मुझे मजबूर किया इस पिशाच को लिखने के लिए। तो मेरे दिमाग में उस पोस्ट को पढ़ने के बाद उस इंसान के बारे में यह आया कि ये तो कोई पिशाच ही कर सकता है। तो पिशाच नाम का डिस्कशन बहुत चला, हमारे पब्लिशर के साथ भी बहुत चला। उन्होंने कहा पिशाच रखोगे तो जो आपने कहा ना कि हॉरर समझेंगे, मैंने कहा मुझे और कुछ राक्षस रख दूं मैं इसमें नाम,
मैं कुछ और नाम रख दूं, क्या नाम रख दूं? ऐसे इंसान का, इतने जलील इंसान के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो फिर हमने खतरा उठाया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। लेकिन वो पिशाच सही जगह पहुंचा और उसकी आवाज़ जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंची। जी, मैं भी मानती हूँ इस बात को। वो जो सवाल था इसके शीर्षक को लेकर, वो ऑफकोर्स एक सामान्य जो एक पाठक के मन में बात आती है, लेकिन मैंने ये उपन्यास पढ़ा है और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इससे बेहतर इसका कोई शीर्षक हो नहीं सकता था। तो आपने एक्चुअली में बहुत अच्छा रखा है। थैंक यू। वो शीर्षक ये जो पिशाच है, इसमें कहीं ना कहीं आपने जो लिखा है उसमें सरकार और पत्रकारिता, मतलब सत्ता और पत्रकारिता, इनकी मिली भगत को लेकर भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये क्या कथानक का हिस्सा है या कि हम वर्तमान परिस्थितियों की ओर भी इंगित कर रहे हैं? देखिए, उपन्यास हो या कोई भी किताब हो, अगर वो कंटेम्प्रेरी नहीं है, मेरा मानना है, और फिक्शन असली तौर पर अगर वो कंटेम्प्रेरी है तभी वो लोगों के दिल के करीब पहुंचेगा। मैं आज की कहानी लिखता हूँ, मैं 30 साल पुरानी कहानी तो नहीं लिख रहा। तो आजकल जो भी समाज में हो रहा है, मैं वो हर चीज़ उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पाठक जब उस किताब को उठाए और पढ़े तो उसे लगे हाँ यार ऐसा तो होता है। बस वो चौंके ज़रूर, अच्छा ये हो गया, क्योंकि वो किसी और लाइन पे चल रहा होगा। मेरा काम क्या है? स्टोरी सबको पता है, सबकी एक ही जैसी स्टोरी होती है, हर तरीके का। कितनी स्टोरी उठा लियो, सारी स्टोरी कही जा चुकी है। मर्डर तो होना ही है ना। एक था राजा, एक थी रानी, मर गए दोनों, खत्म कहानी। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो सारी कहानियाँ ऐसी चलती रहती हैं। आप रामायण को देखें तो वो भी क्राइम फिक्शन आपको मिलेगा। आप महाभारत को देखेंगे तो वो भी क्राइम फिक्शन आप कह सकते हैं, कहने को कह सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन है तो क्राइम ही। तो दुनिया की सारी जो किताबें हैं ज़्यादातर आप देखेंगे क्राइम फिक्शन है, और वो अपने वक्त में लिखी गई हैं। तो मैं जब आज की किताब लिख रहा हूँ तो आज भारत में जो कुछ भी हमारे समाज में घट रहा है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसलिए आप पिशाच में आप देखेंगे सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स भी है उसमें, टीवी भी है उसमें पुलिस भी है। पुलिस तो है, लेकिन पुलिस वाले को किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, उसमें वो है। इसके अलावा मेंटल प्रॉब्लम की भी बात है उसके अंदर। अगर आप देखेंगे साइकोलॉजी भी है उसमें, जो आज हम जूझते रहते हैं। उनकी जो माँ है, तमाम किरदार इस तरीके के हैं कि आपको समझना पड़ेगा। हम डिप्रेशन को या एंग्जाइटी को प्रॉब्लम नहीं मानते, लेकिन किताब के अंदर आपको मिलेगा। हम उस पर चर्चा करते हैं। सोनिया का चरित्र भी काफ़ी हद तक वही कहता है इसमें। मेरी बात खत्म हो गई। ओके, इसमें आपने एक जो वैसे तो अपने आप में कई घटनाएं इसमें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत शॉकिंग लगती हैं, लेकिन इसमें वो जो 9 साल की बच्ची की जब बात हो रही है जिसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया है एक तरह से, उसमें फेंकना शब्द यूज़ किया गया है कि सड़क पर फेंक दिया और ये सब। तो ये लिखते समय बहुत कहते हैं ना, एक भीतर तक एक भय उतर जाता है और एक अजीब सी हताशा होती है समाज को लेकर, एक घबराहट होती है। आपने जब इसको सोचा, इस विषय वस्तु को उसमें डालने का, तो आपके भीतर भी मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न चले होंगे, किस तरह से इसको उतारा जाए, इस चीज़ को कैसे हुआ ये सब? मेरे भीतर देखिए बहुत गुस्सा था, मैं आपको सच बताऊं। जी, वो मैं समझ सकती हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद। किताब उस गुस्से का प्रतिफल है। अगर वो गुस्सा नहीं होता ना, वो पोस्ट पढ़ के मुझे इतना गुस्सा आया था, अगर मेरे सामने वो आदमी होता तो शायद मैं उसको गोली मार देता, लेकिन वो तो इंसान कब का मर चुका, 30 साल पहले मर चुका है। तो बतौर राइटर मेरी क्या जिम्मेदारी थी कि मैं उस किताब को लिखूं। वहां से सिर्फ एक ट्रिगर आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही इंसान है, हजारों सैकड़ों लोग हैं। रोज हम कहानियां सुनते हैं, रोज हम अखबार हमारे भरे रहते हैं इस तरीके की कहानियों से। तो हम कौन सा समाज बना रहे हैं भाई? हमारा समाज कैसा है जहां हमारे घर में बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? ये एक गुस्सा मेरे अंदर था, जिस गुस्से से वो किताब निकली थी। हाँ, आप में से बहुत कम लोगों को मैं इस बात को बोलता नहीं हूं कभी। मैंने बहुत साल पहले एक प्रोग्राम बनाया था। वो प्रोग्राम कभी प्रोड्यूसर का नहीं होता, प्रोग्राम वो एंकर का होता है। तो वो प्रोग्राम जब मैंने बनाया था, तब उस प्रोग्राम को बनाते हुए मैं और ज़्यादा संवेदनशील हुआ था।
मुझे ये समझ में आया था कि तकलीफ़ें जो हैं वो कैसी होती हैं, और हर इंसान की अपनी तकलीफ़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको समझ सकें। हम कहते तो ज़रूर हैं यार मैं समझ सकता हूँ, पर नहीं, कोई किसी की तकलीफ़ समझ नहीं सकता। जो भुगतता है वही समझता है। तो वो उस बच्ची की वो कहानी पढ़ के तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी जो मैं किसी को बता नहीं सकता था। उसको कहीं अंदर से मैंने निकाला। अगर मैं उसको नहीं निकालता तो हो सकता मैं ही डिप्रेशन में चला जाता उस एक बात से। तो उसको निकालने का और कोई रास्ता मेरे पास था नहीं। ये अलग बात है कि मेरी उनसे, जिन्होंने ये लिखी थी, उनसे कोई बात नहीं हुई, ना उससे पहले कोई बात हुई, ना आज कोई बात हुई। वो जानते हैं कि ये किताब लिखी जा चुकी है, लेकिन किताब ये फिक्शन है। वो मैं फिर कहता हूँ, जैसे मैंने न्यूज़ रूम में देखा, एक वो एंकर जा रही थी, चर्चा में थी, तो वहाँ से पिक कर लिया अगर इनको कुछ हो जाए, या वो फेसबुक पोस्ट देख ली। बाकी कहानी तो मेरी बनाई हुई है ना सब। जिस घटना की आप बात कर रही हैं, वो बच्ची को उसके माँ बाप छोड़ देते हैं, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो हमारे छोटे शहरों के अंदर, गांव देहात में आज भी बाहुबली लोग हैं ना। सबसे आसान उपाय यही है आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, आपके मकान पे कब्जा कर लेंगे, आपकी बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, और फिर आपको पुलिस में जाने भी नहीं देंगे। ये बहुत सामान्य बात है। अगर आप अपने इंटीरियर में जाएं, आप यूपी बिहार में चले जाएं, अगर आप जाके इंटीरियर में देखें तो ये होता है। इवन हरियाणा में, पंजाब में आप देखेंगे कि ये सामान्य। तो मैंने उन परिस्थितियों को बताने की कोशिश की है कि जो हमारे समाज में होता है, जिसको हम बड़े शहरों में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। ऐसा कहाँ होता है, ये तो होता ही नहीं। भाई हमारे साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी के साथ नहीं हो सकता, ये होता है। बस बात इतनी है कि हम तक नहीं पहुँचती। तब हम जब वेब सीरीज देखते हैं तो चौंकते हैं, अच्छा, तब हमें हैरानी होती है, लेकिन ये सच्चाई है। बिल्कुल, आक्रोश का निकल जाना भी ज़रूरी है, और जो लेखक हैं उनके जो शब्द हैं एक्चुअली वही तो उनकी धरोहर है। उसी के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ बुरी ही सही, लेकिन जो सच्चाई है उसको छोड़ कर जाते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं अपने काफ़ी हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप मुझे बोलेंगे कि सारे नाम बताओ सभी चरित्रों के, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगी। मैं भी नहीं बता पाऊंगा। बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन बेवजह कोई भी नहीं है। ये भी एक बात है कि सबकी अपनी कहानी में सबका अपना योगदान है। और इसमें जो एक ख़ास बात लगी, जो कि हमारे समाज से ही आई है, वहीं से आपने भी ली होगी, कि चाहे वो गौरव हों या गजानन स्वामी हों, जो इसके बड़े ही मतलब उनको देखकर, उनके बारे में जानकर, जिस तरह से लोगों ने पूछते हैं या उनके फ़ैन हैं, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा व्यक्ति इतना अपराधी, इतना भीषण कृत्य भी कर देगा, ऐसा जघन्य कृत्य भी कर देगा। तो क्या यहाँ पर आपने ये बताने का प्रयास किया है कि हर एक आदमी के भीतर कहीं कुछ कहते ना, एक अंधेरा है, एक कालापन है, जो कि मौका देखकर बाहर निकल आता है? देखिए, नैना को आप देखें या पिशाच को आप देखें, तो इसमें ऐसा कोई किरदार नहीं है जो सामने कुछ दिखाई दे रहा है और अंदर से कुछ है। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। अगर वो बुरे हैं तो वो बुरे दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे हैं तो मैंने सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में रख दिया है, ग्रे कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप उनको कैसे जज करते हैं, क्या करते गौरव हैं। का जो मैंने किसी को जज करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन शुरू में बड़ा अच्छा दिख रहा था गौरव की लाइफ, ओके बढ़िया जा रहा है। आप नैना पढ़ती तो आपको हाँ, मैंने नैना वो अच्छा, वो जो शुरू में अच्छा दिख रहा था ना, वो भी नजर नहीं आता। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि यह सीक्वल है उसका। बिल्कुल, मैं दोनों को दो अलग किताब में समझती थी, और इस किताब का भी अंत जहाँ हुआ है, मुझे लगता है इसका भी एक और आ सकता है। लेकिन आप ये इश्क नहीं आशा ले आए, पर मुझे लगता है इसके बाद भी इसका एक बनता है। देखिए, जब नैना लिखी थी तब ये नहीं पता था कि पिशाच लिखूंगा। तो ऐसा होता नहीं है कि हम ये सोच के लिखते हैं कि नैना अपनी तरह से कहानी खत्म हो गई थी, मुकम्मल थी, उसका मर्डर केस जो है ओपन हो चुका था, उसकी अरेस्टिंग हो गई थी कि किसने उसका मर्डर किया है। लेकिन जब पिशाच लिखने बैठा तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें अधूरी छूट गई। नैना के वक्त में रॉ था, मुझे नहीं पता था कि हम न्यूज़ में ये काम करते हैं। देखिए, हमारी न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ में ये होता है कि जब आप एक रिपोर्ट देख रहे हो तो रिपोर्ट में सारे आंसर्स होने चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए जिसका जवाब सुनने वाले या देखने वालों को के दिमाग में रह जाए। तो जब नैना मैंने लिखी और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, अच्छा उसका क्या हुआ, वो जो लेडी है जो
बाद में पता चलता है जिसके कि रैना और नैना वो क्या कह रही थी, वो लेडी नैना में भी है। तो तब मैंने उसमें बताया नहीं था कि उसका हुआ क्या। कोई भी कैरेक्टर, अगर आप एक सीन लिख रहे हैं, सीन में ये लिखा हुआ है कि सामने एक टेबल रखी थी, टेबल के ऊपर 2 पानी की बॉटल थी और एक मोबाइल फ़ोन रखा था, भाई आप क्यों बता रहे हैं ये? इसका कोई रीज़न होना चाहिए ना। आपने बताया 2 बॉटल रखी हैं और एक मोबाइल फ़ोन रखा है, तो कोई तो काम होगा इनका जब आप ये बोल रहे हैं। तो ये गलती मैंने नैना में की थी। मैं रॉ था, मैंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो कैरेक्टर क्यों था, किस लिए था, ये नहीं आया सामने। एक बड़ा सवाल वहाँ था। और दूसरा जो सवाल था उसमें एक और सवाल था जो रह गया था, जिसका आंसर, तो मुझे 2 लोगों ने ये सवाल पूछा, यार उसका क्या हुआ? मैं सोच में पड़ गया। तो मुझे उसके जवाब देने थे कि उन 2 सवालों के वो जवाब देने थे। जब मैं पिशाच लिखने बैठा तो मुझे लगा उन दोनों सवालों के जवाब मैं तभी दे सकता हूं जब मैं उसके साथ इनको कनेक्ट कर दूं। राजा का कैरेक्टर क्यों आया था, किस लिए? जो राजा का कैरेक्टर इसमें खुलता है उसमें खुलता नहीं है नैना में, वो एज इट इज छूट जाता है। तो इसमें आप देखेंगी तो सारे कैरेक्टर क्लोज हो जाते हैं। 2 कहानियां बची हुई हैं इसमें और सब समझ आते हैं, कनेक्शन सबका। इसमें सिर्फ 2 कहानियां बची हैं। एक तो इसका हीरो, उसकी अपनी जो बैक स्टोरी चल रही है वो आगे कंटिन्यू करेगी, और तीसरी जो रैना है, काली की कहानी है। हाँ, उसके नाम भी याद रखने पड़े थे कि ये सोनिया भी है, ये काली भी है नॉर्वे की है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अभी आपने कहा कि कुछ प्रश्न छूटे रह गए, तो आपकी दूसरी बीच में एक जिक्र थोड़ा बदल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इश्क नहीं है आसाम में श्वेता की बात भी अधूरी रह गई है कहीं, कि अमन ने उससे शादी क्यों नहीं की थी। एक प्रश्न वहाँ भी अटका हुआ है। अगर आपने ये इश्क नहीं आसा पढ़ा है तो उसका जो पहला सीन है, फर्स्ट सीन जो है, जहाँ वो कहानी सुना रहा है, और कहानी सुनने के बाद उसके पास जो मैसेज आता है वो रियल है, वो मेरे साथ हुआ है। अच्छा। वो मैंने कहानी सुनाई थी। मैं सबको बार बार एक ही बात कहता हूँ, मेरी सारी कहानियाँ जो हैं वो इसी समाज से निकली हैं। उसको पढ़कर लगता है लेकिन ये आपकी कहानी है, क्योंकि जिस तरह से आपने पालीवाल समाज और वो पूरा किया है ना, वो भी मैं आपको पर वो कहानी भी फिक्शन है, मेरे दिमाग से निकली है। अच्छा, वो सच नहीं है? इतना ट्रिगर पॉइंट है उसमें कि वो जो पहला सीन है वो पहला सीन सही था। उस सीन से मुझे कहानी लिखने का आइडिया आ गया कि मैं यहाँ से कहानी शुरू कर सकता हूँ, और पालीवालों का जो हिस्सा है वो तो इतिहास है, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। वही मैं जानना चाह रही थी। राजस्थान, जैसलमेर और कुलधरा, उससे पहले पाली, तो वो सारा किस्सा सही है, वो तो इतिहास है हमारा, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो मुझे इतिहास लिखना था, लेकिन मैंने कहा अगर इतिहास की मोटी सी किताब लिख दूंगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, तो अच्छा ये होगा कि मैं इसको फिक्शन की तरह लिखूं, फिक्शन में हिस्ट्री ले आता हूं, तो थोड़ा किताब में वजन भी आ जाएगा और बात भी रह जाएगी कि मैंने अपना काम भी कर दिया। तो इसलिए वो रोमांटिक नॉवल लिखना पड़ा, क्योंकि वो कहानी मैंने सुनाई थी, उस कहानी पे जिस तरीके का रिएक्शन आया था, तो मुझे लगा ये स्टोरी में एंटर करने का सही पॉइंट है, यहाँ से एंटर करते हैं, फिर बाकी तो सब फिक्शन है। उसमें भी देखिए, उसमें कोविड भी आता है उस किताब में टेररिज्म भी आता है उस किताब में, और उस किताब में भी आपका साइकेट्री आती है ना, जो हम भूल जाते हैं बार बार, कितनी ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। हम डिस्कस ही नहीं करते कि भाई किसी इंसान के भीतर वो केमिकल लोचा क्या हो रहा है, वो हम डिस्कस ही नहीं करते। तो मैं हर किताब में कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से इन सारी समस्याओं पे बात करूँ, जिससे जो भी पढ़ रहा है वो जागरूक हो सके, वो ये समझ सके कि जो अगर उसके परिवार में किसी के साथ कुछ घट रहा है, वो कोई ऐसा सदस्य है जो बात नहीं करता, चुपचाप रहने लगा है, अकेला हो रहा है, दूर होता जा रहा है, वो क्यों होता जा रहा है, आप इस बात को समझिए। उसको कोई जो प्रॉब्लम है, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप देखिए वो अकेला कमरा बंद करके क्यों बैठा रहता है। तो मैं अपनी हर किताब में इस तरीके की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ लोगों को इन सब चीज़ों से जूझते हुए, और फैमिलीज में लोग तैयार नहीं होते, समझना नहीं चाहते। तो मैं हर तरीके की चीज़ उसमें लेके आता हूँ किताब में। वो है रोमांटिक नॉवल, लेकिन उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, उसमें सब कुछ है। और एक्चुअली इतिहास मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंद हो, लेकिन अगर इस तरह इतिहास लिखा जाएगा तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाज है इतिहास को बताने का, और मैंने बहुत एंजॉय किया उसको पढ़कर। अब वापस पिशाच पर आते हैं, और क्या ये सिर्फ एक
क्राइम थ्रिलर ही नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतावनी भी है? मेरा तो मानना है, देखिए मुझे बहुत बार सबने ये बोला कि तुम अपने नॉवेल्स को क्राइम फिक्शन क्यों बोलते हो, मत बोलो, क्राइम फिक्शन नहीं बोलोगे तो हो सकता है और ज़्यादा लोग पढ़ लें, लोग क्राइम छोड़ देते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ देते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं उस तरीके का क्राइम फिक्शन नहीं लिखता हूँ जैसा क्राइम फिक्शन आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले लिखा जाता था। मेरा क्राइम फिक्शन जो निकला है वो मेरी 30-40 साल की पढ़ाई से निकला है, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ तो मुझे पूरा आइडिया है पूरी दुनिया में क्या लिखा जा रहा है। 25-30 साल से मेरा हिंदी वाली चीज़ें, जो पल्प फिक्शन जिसको बोलते थे, जो मासेस के लिए लिखा जाता था, वो मेरा पढ़ना बंद हो गया। वो पढ़ना इसलिए बंद हो गया कि आपने रेलवे स्टेशन जाना बंद कर दिया, हम बस स्टैंड जाना बंद कर दिया, हम गाड़ी से चलने लगे। तो पहले रेलवे स्टेशन पे वो चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, बस स्टैंड पे आसानी से मिल जाती थी। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका टेस्ट चेंज होना जाता है, फिर आपको लगने लगता है ये क्या बचपना है। जब आप एक बार इंग्लिश फिक्शन में चले जाएंगे पढ़ने के लिए, या ट्रांसलेटेड आप स्वीडिश से या नॉर्वे से कोई किताब ट्रांसलेट होके जब आती है, आप पढ़ते हैं उसको, तब आपको समझ में आता है कि ये तो डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं, ये कहानी अलग है। हिंदी में अभी भी हम वहाँ अटके हुए हैं। तो फिर वो छूट गया, मैं बाकी चीज़ें पढ़ता रहा, पढ़ते पढ़ते। इसलिए मेरा जो क्राइम फिक्शन है वो दूसरों से अलग है। और जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो सिर्फ क्राइम नहीं है। क्राइम क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों निकल के आया, मेरी कोशिश ये होती है। और मेरी कोशिश ये भी होती है कि हम जिस जगह से आते हैं, जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं, उस परिवेश में क्या हो रहा है, उनमें क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से मिलते हैं, वो कहानियाँ बताई जाएं। हमारे यहाँ नॉवेल्स में कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री लोग नहीं लिखते हैं, हिंदी में खास तौर से। हिंदी में अभी भी कहा जाता है हिंदी लिटरेचर में काम कर रहे हो तो तुमको अभी भी उस समाज के बारे में बताना होगा जो दबा कुचला वंचित समाज है। अगर आप वंचित समाज के बारे में नहीं लिखेंगे तो आप लेखक नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे कोई लेखक माने ना माने, मैं तो किसी को मानने के लिए तो लिखता नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर है, जो मुझे लगता है लोगों को जानना चाहिए। उसमें पहली चीज़ थी न्यूज़ रूम। बहुत न्यूज़ रूम पे कुछ लिखा ही नहीं गया है। अगर आप इंडियन टेलीविज़न के बारे में खोजना शुरू करेंगे तो आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। तो मेरी किताबों के जरिए होता यह है कि आप कम से कम न्यूज़ रूम किस तरीके से फंक्शन करता है उसका एक बहुत ऑथेंटिक वर्जन इसके अंदर मिल जाता है। और दूसरा जो कुछ आज चल रहा है, अगर आप समझना चाहते हैं, कोई 10 साल बाद पढ़ेगा कि 2019 में जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त क्या चल रहा था, हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, तो वो एक परिवेश आपको तब समझ में आएगा कि मैं वहाँ क्या हो रहा था, कैसे चुनाव टीवी न्यूज़ रूम के अंदर कैसे चुनाव लड़ा जा रहा था, वो समझ में आएगा। तो यस, समाज के साथ जुड़ी हुई है, समाज से परे मेरी कोई किताब नहीं है। पूरी 100% ऑथेंटिक जिसको हम कहते हैं वो क्राइम फिक्शन है। क्राइम फिक्शन ना भी कहता तो शायद ज़्यादा लोग पढ़ लेते उसको, ये हो सकता है। एक कैटेगरी में चला जाता है तो फिर लोग सोचते हैं अरे ये तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। इसकी जो भाषा है संवाद प्रधान है और शैली भी जो है उसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं एक लिखित सिनेमा स्क्रिप्ट की तरह हम उसको पढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी कि इस पर वेब सीरीज़ आए या फिल्म आए? बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी किताबों पर बने, आप भी चाहते हैं क्या? इसका जवाब मैं अभी रुक के दूंगा, पहला मैं भाषा पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं न्यूज़ इंडस्ट्री से आता हूँ। मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर में काम किया। मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में 5 साल में न्यूज़पेपर्स में रहा। उसके बाद मैं टीवी में शिफ्ट हुआ। जब मैं टीवी में शिफ्ट हुआ तो मुझे समझ में आया जो मैं पहले 5 साल काम कर रहा था, जिस भाषा में मैं लिख रहा था उस भाषा को मैं टीवी में नहीं लिख सकता। ये जो हमारे ट्रेनर्स थे उन्होंने हमको समझाया। उन्होंने क्या समझाया मैं आपको बताता हूँ बात। उन्होंने कहा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर आप सोचते हैं, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस ज़माने में न्यूज़पेपर को लेके आप कहीं भी जा सकते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप टॉयलेट में जाते थे, वहाँ बैठ के आराम से उसको पढ़ रहे होते थे। बोले टीवी तो लेके जाओगे नहीं वहाँ। जब टीवी लेके नहीं जाओगे तो
तुमको वो काम करना होगा कि आदमी सोचे नहीं। न्यूज़पेपर में तो आप पढ़ के सोच सकते हैं फिर पढ़ते हैं। तो उन्होंने हमको ये बताया कि जब आप अक्षर शब्द पढ़ते हैं, लिखी हुई छपी हुई चीजें पढ़ती हैं, तो वो पढ़ते हैं, वो दिमाग में जाती है, फिर दिल पर जाती है। टीवी आप देखते हैं, वो पहले दिल पे जाता है, फिर दिमाग पे जाता है। सो टीवी विजुअल मीडियम है। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर पहले आपके दिल पे हिट करेगी, फिर आप सोचेंगे। तो हमको वो जबान लिखनी थी जो जबान हर कोई समझ सके। न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? जो साक्षर है, लिटरेट है। टीवी कौन देखता है? जो इलिटरेट है, वो भी देखता है। जो लिटरेट है वो भी देखता है। तो जबान वो बोलिए जो ऊपर से लेके नीचे तक का आखिरी आदमी समझ सके। तो इस किताब की जबान वही है जिसको थोड़ा बहुत भी हिंदी आती है वो उसको पढ़ सकता है। ऐसा एक भी शब्द नहीं मिलेगा जिसके लिए उसको डिक्शनरी उठाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा सवाल क्या था आपका? वेब सीरीज। यस, वेब सीरीज। हाँ, वेब सीरीज तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुका हूँ, बहुत जल्दी आपको क्या मिल बात जाए। है। बधाई आपको सबसे पहले। तो नैना और पिशाच दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए। चलिए, मैं जो सोच रही थी वो हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जो आप सोचेंगे ना, मैनिफेस्ट करेंगे, हो जाता है। यूनिवर्स आपको सुन रहा है कहीं ना कहीं। आपका जो लेखन है, क्या उसमें कहीं आपको लगता है भीतर से कि एक प्रतिशोध की तरह है कि भाई पत्रकारिता में जहाँ बंध जाता है इंसान और जब वो लेखक बनता है तो कहते हैं ना बिल्कुल चौड़े में आके अभी देखें कौन रोकता है, सब लिखूंगा लेकिन फिक्शन का नाम दे दूंगा। ये कैसा सवाल है, इसका क्या जवाब दूं? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, मेरी जो स्टोरीज हैं जो वो रियल लाइफ से निकली हुई हैं। वैसे जो भी ये कहता है कि उसके पास सारे स्टोरी आइडिया जो है ना कहीं और से आते हैं, ऐसा है नहीं। सारे कैरेक्टर्स हमको अपने आसपास से मिलते हैं, सारी कहानियाँ हमको अपने आसपास से मिलती हैं। बस ये होता है कि कहानियाँ एक लाइन में होती हैं जो हमको मिलती हैं। अगर इस एंकर का मर्डर हो जाए तो ये फेसबुक पोस्ट देख ली, अगर अब इस आदमी को तो कत्ल करना ही करना है, इसको तो मार ही देना है, वहाँ से निकली। ये इश्क नहीं आसा, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी फेसबुक पर, वहाँ से निकल के आई। उसके ऊपर एक लड़की ने इतना लंबा चौड़ा मुझे मेल लिख दिया, हाउ कैन यू डू दिस, ये कैसे हो सकता है, आपने उसको क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, आप बहुत खराब इंसान हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब भाई तुमसे क्या मतलब? अब उन्होंने इतना लंबा मुझे मेल लिख दिया मेरी अनन्या के रूप में उसको उतरना था, इसलिए वही होना था। वो जिसने मुझे लिखा वो आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने इतनी लंबी चिट्ठी लिख दी, वो 5 साल पुरानी बात है, 2021 में उसने वो चिट्ठी लिखी थी। तो मैंने उसको बोला अब मैं तुम्हारी कहानी ही लिख रहा हूँ, तुमने इतना मुझे मेल लिखा है तो मैं इस पर कहानी लिख रहा हूँ। तो मेरी कहानी वहाँ से निकली। उसके बाद एक जो चौथी किताब है जिसका जिक्र नहीं हो रहा, जिसका नाम मुंबई नाइट्स है, मैं आऊंगी मुंबई नाइट्स, है ना, आप आएंगी तो तभी बताऊंगा। तो वो कहानी भी न्यूज़ से ही निकली है, वो कहीं और से नहीं निकली। तो मेरी सारी कहानियां प्रतिशोध जैसा अगर वैसे तो है नहीं, अगर कुछ है तो मेरा खुद से है कि मैंने इतना देर से क्यों लिखना शुरू किया। ये काम मैं बहुत पहले कर सकता था। सिस्टम बांध देता है ना, आप अगर कहीं होते हैं तो शायद इसलिए आपने उन बंधनों को तोड़ दिया। पता नहीं, मतलब मैं इस बारे में समझता, मुझे लगता है कि शायद जब जब जो होना है तब तब सो होता है, वही वाली बात है। तो शायद अभी होना था, जीवन के इस पड़ाव पे होना था। तो हर साल एक किताब अब आने लगी है, 2020 से 25 हो गया, वो 1 नवंबर में एक और किताब आ जाएगी। अभी तो चल रहा है साल में एक किताब का सिलसिला। बहुत बड़ी बात है एक लेखक के लिए कि वो लगातार लिखता जा रहा है। कई लोग राइटर्स ब्लॉक से भी जूझते हैं। तो अभी नहीं, मेरे पास कहानियाँ बहुत है, मेरे पास 20-25 कहानियाँ हैं। और कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं मैं 10,000 15,000 शब्द लिख के बैठा हुआ हूँ और उसको कब पूरा होगा मुझे नहीं पता है। तो ये जो कहानी है मुंबई नाइट्स, ये कहानी मैंने पहले शुरू की थी, बीच में ये इश्क नहीं आसा आ गई। तो ऐसे ही एक 3 कहानियाँ, एक 15,000 लिखी, एक तो 30,000 शब्द लिखे बैठा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है वो कहानी मैं कब पूरी करूँगा। इसके लिए दिन को 48 घंटे का होना पड़ेगा। काम इतना है सबके पास में लिखने के लिए। काम नहीं होता, देखिए ये काम तो बहाना है, मन के काम है सर, मन का है बस। काम तो बहाना है। कोई हम कह देते हैं काम नहीं है यार, टाइम नहीं मिल रहा, नहीं। जिस पल दिमाग में कोई थॉट अटक जाता है ना कि वो आपको मजबूर कर देता है, तो वो कहानी जहाँ अटकी हुई है ना
वहाँ से आगे बढ़ने पे मजबूर नहीं कर रही, वहाँ से उससे पहले एक और कहानी आ गई जो कंप्लीट हो गई। तो आप जो तीसरी कहानी की बात कर रही हैं ना, नैना पिशाच के बाद की तीसरी कहानी, वो तीसरी कहानी है, 30,000 शब्द लिखे हुए हैं उसके, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है 2 साल से। कभी मैं बैठता हूँ 1,000 2,000 शब्द लिख देता हूँ, लेकिन वो उससे पहले एक और किताब मैंने पूरी कर ली। ये मेरे साथ होता है, पता नहीं औरों के साथ भी होता है। लेखन में ऐसा रहता है, कभी लगता है कि आज मतलब इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल उससे ज़्यादा तो लिखने की आदत नहीं छूटी, लिख तो रहा हूँ लेकिन वो नहीं लिख पा रहा हूँ जी। अब एक जैसे 2 प्रश्न हैं कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों में आपको लगता है कुछ बदलाव हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए, वो मैं समझना चाहूँगी। देखिए, पत्रकारिता हर दौर में बदली है और बदलना तो देखिए प्रकृति का नियम है, हर कोई बदलता है, हम और आप भी बदलते हैं। हमसे कोई पूछे आप 20 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं, तो अनुभव सिखाते हैं, बदल जाते हैं। तो पत्रकारिता भी बदल रही है, जो पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो बदलाव के दौर से तो है। अच्छा बुरा बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ है, किसी के लिए जो कुछ चल रहा है वो बहुत अच्छा है, जो चल रहा है बहुत ख़राब है। और ये ऐसा नहीं है ये आज है, आज से आप 10 साल पहले पूछते, 15 साल पहले पूछते तो आधे लोग कुछ और बोलते, आधे लोग। तो ये इतना बड़ा समाज होता है, उसको आप एक तरीके से नहीं हाँक सकते। उसमें सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी समझ है। कभी कोई हावी रहता है, कभी कोई हावी रहता है, और जो सरकार होती है वो हावी रहेगी रहेगी। पत्रकारिता हो या कोई भी संस्थान हो, आप बिजनेस भी तब तक ही चला सकते हैं जब तक सरकार आपके साथ है, कोई भी। तो पत्रकारिता भी बिजनेस ही है। पत्रकारिता कोई ऐसा तो है नहीं कोई चैरिटी कर रहा है, समाज सेवा तो नहीं है, समाज सेवा तो है नहीं, वो भी तो बिजनेस ही है ना। पैसा लगाते हैं, पैसा कमाना उद्देश्य है, तो कोई चैरिटी के लिए नहीं करता, समाज सेवा के लिए, तो वो बिजनेस है। तो बिजनेस की तरह चलेगा, जहाँ से मुनाफा आएगा वो तो वही काम करेगा। रही साहित्य की बात, तो साहित्य जरूर, साहित्य से पेट तो भरता नहीं है, साहित्य से घर नहीं चलते, दिल भरता है, दिल के बस लिए आप दिल को खुश रखने के लिए आप कुछ करते रहिए, तो करते रहिए। थोड़े से अब एक रैपिड फायर जैसा आपके साथ करते हैं सर। हाँ जी। बचकाना सा सवाल है लेकिन दिल में आया तो पूछ रहे हैं। सब कहते हैं कि जो मन में आए कह देना चाहिए। पत्रकारिता या लेखन, दोनों में से किसी एक को बचाना हो, कहते हैं ना 2 लोग डूब रहे हैं, बस एक को बचा सकते हैं, पत्रकारिता को बचाएंगे आप? मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे मैं निराश हुई हूँ इस आंसर को सुनकर, पर ठीक है, आपने ईमानदारी से कहा। क्या आपको लगता है कि काश मेरे हाथ में इतनी ताकत होती तो मैं अभी बचा लेता। ओके, अब मैं समझ चुकी हूँ। क्या आपको लगता है कि संवेदनशीलता एक ताकत है या कि बोझ लगती है कभी कभी? नहीं, संवेदनशीलता बोझ तो हो ही नहीं सकती। देखिए, समाज के लिए संवेदनशील लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं सर, लेकिन अगर आप हमें लगता है ऐसा है कि हमारे आसपास संवेदनशील लोग कम हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, आप सोशल मीडिया पर एक मदद की गुहार लगाइए, सैकड़ों लोग आके खड़े हो जाते हैं आपके पास। तो हम ये नहीं मान सकते कि संवेदनशील लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि वो दिखाई नहीं देते, वो गुम हो गए हैं इस वक्त। हर दौर कुछ अच्छाई लेके आता है, कुछ बुराई लेके आता है। तो इस दौर में लोग खामोश ज़्यादा हैं, वो चुपचाप काम करना चाहते हैं, चुपचाप मदद कर। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं पिछले 10 साल में, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, 10 साल पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था, मैं गिने चुने लोगों की मदद कर पाता था। लेकिन कोविड हो या उसके बाद हो, सोशल मीडिया के थ्रू मैं अनजाने, अननोन, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जो आपकी तमाम प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जो किसी की हेल्थ के लिए, किसी की किसी चीज़ के लिए मदद मांगते हैं, मैं घर बैठे मदद कर देता हूँ। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ तमाम लोग चुपचाप मदद करते रहते हैं एक दूसरे लोगों की। तो संवेदनशीलता से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, और हमारे समाज में संवेदनशील लोग हैं। हाँ, और अंदर से हम सब होते हैं, बस सबके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। और बहुत सारे लोग, 90% लोग बताना भी नहीं चाहते कि वो कितने संवेदनशील हैं, उसको छुपा के रखना चाहते हैं। कई बार उसे कमजोरी समझ लिया जाता है, जो आप कह रही थी ना, इसलिए लोग खामोश रहते हैं। इसी से एक बात उभरी है अभी कि आप जब पत्रकारिता में थे, पूरी तरह से थे 2009 तक, जैसा कि आपने बताया, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी खबर को लिखते हुए
एक कवि हृदय ने आपको रोक लिया? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी। 1989 से 1994 तक 5 साल मैंने रिपोर्टिंग की। उसके बाद से मैंने रिपोर्टिंग नहीं की। उसके बाद से मैं सीधा डेस्क पे चला गया। तो मेरा काम रिपोर्टिंग करना नहीं था, तो इसलिए खबर लिखने से पहले मुझे रोकने का सवाल नहीं होता कहीं भी। और देखिए, खबर रोकी नहीं जाती। खबर क्या रोकी जाएगी? खबर रोकी जाएगी तो कोई घोटाले की खबर रोकी जाएगी, उसमें संवेदनशीलता तो आती ही नहीं है ना। खबर रोकी जाएगी तो किसी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार की खबर रोकी जाएगी, किसी के सत्ता परिवर्तन की खबर रोकी जाएगी, या कोई पर्सनल लाइफ में पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहा है तो वो मरेगा तो आम आदमी ही वही है, और तो कुछ है नहीं, और वो छुप नहीं सकता। और कई बार खबर इतनी बड़ी हो जाती है तो रुकती है, वो छोटी मोटी खबरें होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से जुड़ी हुई, किसी ऐसी कोई खबर रुकती नहीं है कभी भी। घोटाले की खबर रुक जाएगी, ये हो सकता है। हाँ, लेकिन एक्सीडेंट थोड़ी रोक सकते हैं आप। कैसे रोक सकते हैं, कैसे छुपा सकते हैं? आपदाओं को तो खैर नहीं रोका जा सकता। आपके जीवन में क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपके लेखन में बार बार लौट के आता है? बड़ा मुश्किल सवाल है ये सोच पाना। नहीं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो मैं ही हूँ, वो इंसान मैं ही हूँ। अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो कई बार वो कैरेक्टर में, जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे लगता है कि मैं खुद ही अपने को ही उसमें एक्सप्रेस करता चला जाऊँ। और ये होता है, आप जैसे होते हैं उसी तरीके का आप कैरेक्टर लिखते हैं। तो कई बार मुझे लोगों ने पूछा, यार ये तो तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, इसकी धीर गंभीर सा सीरियस सा आदमी बैठा रहता है उस समय। मैंने कहा हो सकता है, तो मैं भी वही एक कैरेक्टर है जिसको मैं पाता हूँ, अपने करीब पाता हूँ वो। उसके अलावा तो ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जो मेरे लेखन में बार बार लौट के आएगा, क्योंकि ना मैंने कोशिश भी नहीं की एक्चुअली। यूजुअली लव स्टोरीज में ऐसा होता है कि आपका प्रेमी बार बार लौट के कहानियों में आता है, कहानी कविताओं में। तो इसलिए मैंने पूछा कि कोई बात नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। सोचने की सर, ऐसा होना जरूरी नहीं था, बस मैंने एक प्रश्न ही किया है। नहीं है तो क्योंकि मैं नैना का कैरेक्टर तो मान सकता हूँ कि नैना का कैरेक्टर अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो शायद आ जाए, तो घूम के आ जाए। नैना का कैरेक्टर में ये संभावना है, क्योंकि मैंने किसी को ध्यान में रखते हुए वो कैरेक्टर लिखा है, वहां संभाल। लेकिन बाकी कैरेक्टर तो सारे फिक्शनल हैं। वो एक ही कैरेक्टर है जिसको अगर मैं सोचूं तो वो लिखा है। और अनन्या का कैरेक्टर भी हो सकता है अगर कभी दोबारा लिखा। वो रियल लोग हैं ना। देखिए, नैना रियल है, अनन्या रियल है, इन दो के अलावा बाकी सब फिक्शनल। तो वो दो कैरेक्टर रियल हैं, उनके नाम बदले हुए हैं, उनके शहर बदले हुए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदले हुए हैं, लेकिन वो इंसान रियल है। तो हो सकता है अनन्या में तो अनन्या के जो डायलॉग्स हैं 80% डायलॉग रियल हैं, 80%। उसकी जो कहानी है, जो उसकी बैक स्टोरी है, वो रियल है। जो उसका जो फर्स्ट पढ़ते समय इसीलिए कनेक्ट भी होते हैं उससे, बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं उन पात्रों से, अनन्या हो। लेकिन मास्किंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप इस तरीके का काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी है मास्किंग। वो जिसके बारे में लिखा गया है उसको भी समझ में ना आए कि ये उसकी कहानी लिखी है। हाँ, उसमें एक दो फीचर्स अलग डालने पड़ते हैं, वो करना पड़ता है। जिसके बाल छोटे हैं तो बाल लंबे करने पड़ते हैं, हाइट चेंज करनी पड़ती है, कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज करना पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड चेंज करनी पड़ती है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है उसको। आप लेखक का यही तो काम है कि बदल दे थोड़ा सा। तो मास्किंग ऐसी कीजिए कि वो सामने वाला भी ना समझ पाए अरे ये उसी की कहानी लिख दी है। हाँ, बिल्कुल। संजीव जी का एक और रूप है कविताएं पढ़ने का, और इनका जिस तरह से पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, मेरी इनसे बात भी हो रही थी, बता रहे थे कि इनबॉक्स भरा रहता है। बात ना भी होती तो भी मैं जानती हूँ जिस तरह से संजीव जी पढ़ते हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो बिल्कुल कहते हैं ना, ठहर कर सुनते हैं, आपके भीतर कहीं कुछ रुक जाता है। और जब प्रेम कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का प्रेम पत्र ही अचानक से खुल गया हो। इतना सुंदर तरीका है इनका पढ़ने का कि सबकी जो प्रेम कविता लिख रहा है उसका, जैसे कहते हैं ना कपिल शर्मा के शो में हर कोई जाना चाहता है, ऐसे ही हर कोई चाहता है कि उसकी प्रेम कविता संजीव जी जरूर पढ़ें। तो बस इसी बात को लेकर मैं आपसे एक अनुरोध है कि हमारे जो यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं इनको भी थोड़ा सा अपने आप को समृद्ध महसूस करें। एक कविता पाठ आपकी तरफ से। कल मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा जैसे गवैये होते हैं ना, वैसे ही मैं कवैया हो गया हूँ। हर कोई चाहता है कि मैं उसकी कविता सुनाऊं।
नहीं, मैं अब क्या होता है जब आप किसी को सुनाने के लिए कुछ बोल दो ना तो फिर वो एक पे रुकता नहीं है, फिर कहता है कि अच्छा अब तो हम लोग तो बिल्कुल, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी कि ना रुके। मैं 3-4 ही सुनाऊंगा। जी जी, स्वागत है। सुनना चाहते हैं ना सब? तालियां बजाइए तो पता चले कि कितना सुनना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वो सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। इब्ने इंशा बहुत बड़े शायर हुए हैं और ये मैं कोशिश करता हूं, मैं जहां भी जाता हूं कोई मुझसे कहता है सबसे पहले मैं यही सुनाता हूं कि फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों। क्या बात? फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने सुनाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो, फर्ज करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो, फर्ज करो ये जोग बिजोग का हमने ढोंग रचाया हो, फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। इब्ने इंशा। तो ये उनकी एक नज्म है। इसी फर्ज करो पे एक और नज्म है, लेकिन वो किसने लिखी है मैं पिछले 20 साल से खोज रहा हूं, मुझे नहीं पता वो किसने लिखी है। अब ये सुनिए कि फर्ज करो तुम छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो, फर्ज करो तुम छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो, फर्ज करो कि धूप का उस दिन कुछ कुछ रंग गुलाबी हो, फर्ज करो तुम बैठे बैठे गहरी सोच में खो जाओ, बाल सुखाना छोड़ के सर घुटनों पर रख कर सो जाओ, फर्ज करो इस नींद में तुमने देखा ऐसा सपना हो, बेकल होकर मन ये चाहे काश ये सपना अपना हो, फर्ज करो तुम खत लिखने को कागज कलम उठाती हो, खत लिखने से पहले कागज को खुशबू खूब लगाती हो, फर्ज करो अलकाब पर आकर कलम तुम्हारी रुक जाए, नजर तुम्हारी धक धक करके दिल की जानिब रुक जाए, फर्ज करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो, फर्ज करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो, फर्ज करो सपने अफसाने खत का नाम मोहब्बत हो, फर्ज करो हम दोनों के दिल एक ही साथ धड़कते हों, फर्ज करो ये सारी बातें फर्ज न करनी पड़ती हो। मैं यही सब सुनाता रहता हूं और बच्चन साहब की आवाज में एक थी, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं, आप सबने सुनी होगी। यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। अमिताभ बच्चन ने इसका एक ऑडियो कैसेट आया था, बच्चन रिसाइट्स बच्चन, बहुत साल पहले, अर्ली 90s में, उसमें सुनाई थी, मुझे बहुत पसंद थी, मैंने रट ली एक ज़माने में। आज तक मैंने कभी सुनाई नहीं है, मैं आज पहली बार सुनाने जा रहा हूँ। जो चल रहा है, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी, तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी, मैं पास होकर भी दूर तुमसे अध जगा सा और अध सोया हुआ सा, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में, इस तरह करवट पड़ी थी तुम कि आंसू बह रहे थे इस नयन से उस नयन में, मैं लगा दूं आग इस संसार में है प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर, जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था, कर दिया तैयार तुमने, रात आधी खींच कर मेरी हथेली एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने, प्रात की ही ओर को है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता, मंच ही पूरा बदलता कौन ऐसी खूबियों के साथ पर्दे को उठाता, एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था और मैंने था उतारा एक चेहरा,
वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने पर गजब का था किया अधिकार तुमने, रात आदि खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम, फिर न आया वक्त वैसा, फिर न मौका उस तरह का, फिर न लौटा चांद निर्मम। और अपनी वेदना में क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने, रात आदि खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता थी। तो मैं यही सब सुना देता हूँ। सुबह सुबह रोज़ 7 बजे एक पोइट्री लगा देता हूँ, तो फरमाइशें आती रहती हैं कि हर कोई चाहता है कि मैं उसकी कविता सुनाऊं। कोशिश करता हूँ। प्रीति जी की कुछ साल पहले सुनाई थी मैंने कविता, तो एक और सुनिए। फैज़ हैं ये। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलस ओ कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा ओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। फैज़। और कुछ और सुनना है या बस खत्म कर दूं? एक और सुना दीजिए। एक ये गौरव गुप्ता हैं, इनकी एक छोटी सी कविता है। बिल्कुल स्वागत। गौरव का लिखा मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं, है टाइम? मैं चाहता हूं तुम जाओ तो उतना दूर भर जाओ कि एक अंतिम पुकार सुन सको मेरी, मेरे आखिरी समय की। मैं चाहता हूं तुम जाओ तो उतना भर दूर जाओ कि एक अंतिम पुकार सुन सको मेरी, मेरे आखिरी समय की। अगर ये भी ना हुआ तो इतना भर जरूर हो कि किसी आसान सा पता चुन, किसी आसान सा पता चुन, वहां रहने लगो तुम। कोई डाक पहुंच जाए तुम तक भटकते हुए मेरी खबर लिए। अपने फोन का नंबर कुछ ऐसा चुनो कि लग जाए रॉन्ग नंबर हर बार तुम्हारे ही पते पर। खबर हो जाए तुम्हें मेरी मृत्यु की, जिसे कोई ना कोई तुम तक पहुंचा रहा होगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम आंसू बहाओ या कहो उफ, या छिपा लो आंचल के कोर में अपनी आंखें, या भाग कर सबसे छिप जाओ गुसलखाने में। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास मौजूद एक शख्स भी देखे तुम्हें शक भरी निगाह से, पूछे तुमसे तुम्हारा अतीत जिसे तुम जमाने पहले छोड़ चुकी हो। मैं बस चाहता हूं तुम्हें गहरी सांस लो और आश्वस्त होकर जियो कि अब कहीं कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता। गौरव गुप्ता थे। तो देखा अपने एहसासों को कैसे जी लेते हैं संजीव जी, इसीलिए इनका पाठ, कविता पाठ की सबको बड़ी प्रतीक्षा रहती है। संजीव जी, हमारे जो सारे लोग हैं आज बारिश में, आप भी बारिश में ही आए हैं और ये लोग भी आए हैं और प्रबुद्ध वर्ग से हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं। इनके भी मन में बहुत से प्रश्न होंगे आपको लेकर, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग अपना प्रश्न करें। माइक देना होगा। था कि आपने कहा कि कैसी किरदारें आपने बुने हैं जो मन स्थिति के बारे में बात करती है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है, और मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ।
तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा किरदार है जो आपसे इतना जुड़ा हुआ है कि आपको, बिकॉज आपकी जर्नलिज्म की का करियर है, तो आपने बहुत ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जिस पे इंसान पे बहुत फ़र्क पड़ा है, तो आपको ये एक ऐसे किरदार से रिलेट कर पा रहे हैं जो आपने अपनी किताब में या फिर एक रियल लाइफ में इंसिडेंट को एक पुश दिया होगा वहाँ पे? ऐसे कई किरदार हैं। देखिए, हाँ। मैं आपको बताऊं, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, 30 साल पुराना दोस्त है, उससे भी पुराना। उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया। उसने कहा, मैं उसको अक्सर फ़ोन, हमारे बीच में क्या है, हम पास में रहते हैं, मिलते कम है, लेकिन फ़ोन पे हर वीक में एक बार फ़ोन पे बात हो जाती है। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मुझे मिलना है। मैंने कहा अच्छा, मिल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत सीरियस था। तो मैंने कहा आ जाओ। बोला नहीं, घर पे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर मिलते हैं। तो हम बाहर बैठे और 1-1.5 घंटे तक वो सिर्फ अपने बारे में बोलता रहा और वो ये बताता रहा कि उसको क्या फील होता है। वो कैसे किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेला, उसका मन सिर्फ रोने का करता रहता है, हर समय रोना चाहता है वो। और बैठे बैठे उसको लगने लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उसको अंदर से ये फीलिंग आने लगती है। फिर उसको लगता है कि उसकी वाइफ का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, ये सब चीज़ें वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था, ये सारी बातें। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट इसलिए हूँ कि मेरा एक्सपोजर दुनिया से ज़्यादा इसलिए है कि मैं एंकर था, प्रोग्राम प्रेजेंट करता था। 1998 से 2000 तक 2 साल मैंने एक ऐसा प्रोग्राम एंकर किया, दूरदर्शन पे आता था, उसका नाम था सुबह सवेरे। उस प्रोग्राम में का जो डिज़ाइन था, उसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते थे। उसमें से एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर संजय चुग, और उनसे मेरी हो गई दोस्ती। क्योंकि मैं एंकर था, मुझे सवाल पूछने होते। तब तक मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। 1998, हाँ, मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। हमारे लिए एक ही चीज़ मेंटल हेल्थ होती थी कि पागलखाना होता है। हम जिस शहर से आते हैं उसमें एक पागलखाना है बरेली, और एक पागलखाना यूपी में आगरा। 2 पागलखाने होते हैं, वहाँ पागल रखे जाते हैं। बस हमारी नॉलेज इतनी थी, या तो पागल होते हैं या नॉर्मल इंसान होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है ये तब तक नहीं पता। लेकिन डॉक्टर संजय चुग जब आते थे, उन्होंने जब बताना शुरू किया तो हमारा दिमाग खुलना शुरू हुआ कि यार मेंटल हेल्थ भी वैसे ही है। और उन्होंने पहली बार जब किसी को बता रहे थे, उन्होंने बहुत सिंपल बात पूछी। एक केस की बात हो रही थी, हम चिट्ठियां मंगाते थे, लोग हमें लेटर लिखते थे, हम लेटर से जुड़ा सवाल पूछे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि अगर मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे होता है, मैं उसको दवा नहीं देना चाहता, दवा उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत होगा। तो उन्होंने सिंपल सवाल किया था। उन्होंने कहा तुम्हारी वाइफ को शुगर है? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले शुगर की दवा लेते हो? कहा। उनका ब्लड प्रेशर है? कहा। ब्लड प्रेशर की दवा लेते हो? कहा। तो बोले दवा भी वैसी है। जब आप शुगर की दवा खा सकते हो, ब्लड प्रेशर की दवा खा सकते हो, थायराइड की दवा खा सकते हो, तो भाई ये मेडिसिन भी वैसी ही मेडिसिन है, ये कुछ और नहीं करती, ये भी वही काम करती है। जब सारी ज़िंदगी की दवा आप खा ही रहे हो, तो एक छोटी सी गोली जो मैं दे रहा हूँ अगर वो खा लोगे। तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो, बॉडी में केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ से वो समझ आनी शुरू हुई थी धीरे 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 धीरे। फिर धीरे धीरे कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसी ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ती हो। मेरी अपनी फैमिली में भी पड़ी। तो मैं फॉर्चुनेट था कि डॉक्टर संजय चुग आज की तारीख में पिछले 20-30 साल में सबसे बड़ा नाम है दिल्ली शहर में, वो और आसपास में, वो हेल्प करते हैं। तो फिर जब ये मेरा दोस्त आया तो उस दिन मुझे ज़्यादा झटका लगा कि यार ये जो मेरा दोस्त है, इसको इतना कुछ इसकी ज़िंदगी में चल रहा है और इसमें इतनी हिम्मत है कि ये मेरे पास चल के आके अपनी बात बता रहा है अपने दोस्त को कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको क्या वो इतना बढ़िया लड़का जो हर समय हंसता खेलता मजाक करना ट्रैवल करना, उसने सब कुछ बंद कर दिया था और मैं नहीं समझ पाया कि उसको क्या हो रहा है और वो खुद चल के मेरे पास आ रहा है। मुझको इतना ट्रस्ट कर सकता है। उसने अपनी वाइफ से बात नहीं की, उसने किसी फैमिली में बात नहीं की, उसने मुझसे की। फिर हम दोनों गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसको बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, 2 मेडिसिन दी,
उसने कहा धीरे धीरे टेपर ऑफ करेंगे तुम्हारी मेडिसिन, इसको खाओ, बंद मत करना, कभी मत छोड़ना। तो 3 साल हो गए, एकदम परफेक्ट है वो मेरा दोस्त है। यस, और कोई सवाल? नहीं? हाँ जी। मेरा सवाल कम है, जिज्ञासा ज़्यादा है। जी। आपने बोला क्राइम फिक्शन, तो फिक्शन को अगर मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ तो होता है काल्पनिक, है ना? फिर आपने बोला कि रामायण महाभारत ये भी क्राइम फिक्शन है। फिक्शन हटा दीजिए, चलिए नहीं, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि मैंने तभी कहा था कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये बात कंट्रोवर्सी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिज्ञासा इसलिए है क्योंकि हमारे जितने शास्त्र हैं वो 3 इसमें कैटेगराइज्ड है: श्रुति, स्मृति और इतिहास। श्रुति वेद, स्मृति पुराण और उपनिषद, और इतिहास में रामायण और महाभारत है। काल्पनिक तो नहीं है। अब होता क्या है कि हम जो जिनकी आवाज़ जनता सुनती है, जब भी ऐसे बोलते हैं तो हमारे शास्त्रों के बारे में नीचे लोग भी वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो काल्पनिक नहीं है। ठीक सर, एक्सेप्टेड, आपकी बात मान ली मैंने। कई बार आज की डेट में हर इंसान को किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए होता है। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष इज नॉट नेसेसरली फिजिकल। प्रत्यक्ष इज समथिंग व्हिच यू कैन फील ऑल्सो। वो आपके समक्ष रहेगा हमेशा, आपके मस्तिष्क में। तो समवेयर डाउन द लाइन मैं समझता हूँ आप अगर उसको क्राइम फिक्शन जबान में आ गई वो वैसा है, लेकिन लाइक ही ऑल्सो राइटली सेड उसके भी वेरियस कैटेगराइजेशन है, लेकिन उसमें सीख बहुत है। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सीख बहुत है, और चाहे वो क्राइम फिक्शन हो या ना हो, वो आपको उस लेवल में इंस्पायर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी बात और भाई साहब की बात मुझे दोनों की बड़ी। हाँ, वो देखिए रामायण महाभारत तो बातचीत में आ गया, और रामायण महाभारत में जो आप सीख सकते हैं वो तो कोई नहीं सिखा सकता आपको। दुनिया की कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकती, कोई अनुभव नहीं सिखा सकता। वो आपके ऊपर है कि आप उससे क्या ग्रहण करते हैं। तो मैं जब नॉवेल लिखता हूँ तो मेरा नॉवेल लिखने का मकसद ये होता है कि सिर्फ उसे रख के आप भूल जाएं, ये ज़रूरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि कुछ नॉलेज गेन करें। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में, अच्छा इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, ये कहानी कह रहा है, तो आप उसको मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। हर इंसान का अपना इंटेलिजेंस का एक लेवल होता है, तो मेरा जो लेवल है उस लेवल से मैं अपनी किताबों में वो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। बस वही है। रामायण महाभारत तो जिन्होंने रची वो कितने बिरले लोग होंगे। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब वाल्मीकि लिख रहे थे, 5000 6000 साल पहले, तब क्या था? सुनते सुनते, जो श्रुति परंपरा की आप बात कर रहे हैं, कहाँ से सुनते सुनते, और वो संस्कृत में उन्होंने बोला, संस्कृत से बोलते बोलते तमाम भाषाओं से चलते हुए आज हमारे पास किस रूप में है सामने। तो बात ही अलग है। ओह, देखिए जब मैं छोटा था तो राजन इकबाल एक सीरीज आती थी, हम जब बहुत छोटे थे तो, है ना, वहाँ से पढ़ना शुरू किया। एस.सी. बेदी होते थे उसी टाइम पे, रायजादा होते थे जो राम रहीम सीरीज लिखा करते थे, तो वो पढ़ी तो बड़ा मज़ा आता था। वो पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक साहब, वेद प्रकाश काम्बोज, माँ पढ़ती थी गुलशन नंदा, रानू, तो वो पढ़ी। शिवानी पढ़ती थी माँ, तो शिवानी पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते जो है दिल्ली शहर घूमते हुए आ गए। फिर अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दिया सारा का सारा। तो आज की तारीख में आप मुझसे पूछें तो कोई एक नहीं बचा। इतना पढ़ लेने के बाद कोई एक बचता नहीं है जिसको आप पढ़ लें। अब मेरी बेटी जो पढ़ती है वो मुझे पढ़ा देती है। कल रात को उसने मुझे एक किताब का नाम बोला, पापा मैंने ये किताब ख़त्म कर ली, कुछ नाम मैं भूल गया, कुछ मेड से रिलेटेड है। वो मेड है घर में, वो कुछ मॉडर देख रही है, हाउस मेड। हाँ, उसने कहा इस पर सीरीज़ बन गई लेकिन आप नॉवल पढ़ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने कहा मैं भेज देती हूँ आपको। वो मुंबई में रहती है तो उसको चस्का लग गया है, वो पढ़ती रहती है। तो अब वो मुझे सजेस्ट करती है। उससे पहले
अब मैं उसकी रिकमेंडेड किताबें पढ़ता हूँ। अपनी किताबें तो मुझे डेविड बाल्डा की बहुत पसंद था, और ये गैब्रियल एलन सीरीज, डैनियल सिल्वा मेरा फेवरेट है यूजुअली, और गैब्रियल एलन, देन आपका इयान रैनकिन को मैंने बहुत पढ़ा। तो यूजुअली जो मिल जाता है वो पढ़ लेता हूँ अब उस तरीके से। तो अब बेटी की सिफारिश पे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये है। मुंबई नाइट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। सो मेरा जो लास्ट ईयर नॉवेल आया मुंबई नाइट्स, वो भी देखिए, सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, ठीक है। सबके दिमाग में ये सवाल रहा 3-4 महीने तक, 6 महीने तक पूरा देश पागल रहा कि इसको क्या हुआ है, उठा के सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसमें। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला कि क्या था, मर्डर था या सुसाइड था। पता सबको था, कहना कोई नहीं चाहता था, जानते सब थे। सारा इशू वही था और कोई दूसरा इशू नहीं था मेंटल हेल्थ का, कोई दूसरी चीज़ थी ही नहीं। लेकिन उसका हंगामा जैसा होता है, पॉलिटिकल गेन के लिए इलेक्शन थे किस स्टेट में आपको पता है, वहाँ पे वोटर को करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा वो सब किया गया। अल्टीमेटली वो सब खत्म हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, एक कहानी बुनते हैं कि क्या हुआ होगा ऐसे किसी सुपरस्टार का अगर डेथ होती है। तो फिर मैंने अपने तरीके से उस कहानी को लिखा है। बस वही कहानी है कि एक फिल्म स्टार की अगर मौत हो जाती है तो क्या होगा, कितना हंगामा होगा और कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने पुलिस से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव उसमें रखा है। वो प्राइवेट डिटेक्टिव को कोई बुलाता है, अब बुलाता कौन है, उसकी अपनी एक कहानी है कि किसी ने, एक ऐसे थर्ड पर्सन ने कहा कि इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करो। वहां से वो नॉवेल शुरू होती है। एक अननोन इंसान जिसको कोई नहीं जानता वो कहता है। तो वो ये कहानी है, आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं सारी कहानी खोल दूंगा तो आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए तो बस वही है कि सुशांत सिंह राजपूत से केस से मिलती जुलती है। तो मेरी सारी स्टोरी यहीं से आती हैं, आसपास से। ओके, आपके आने वाली सभी पुस्तकें और वेब सीरीज़ और जो भी आपका प्रोडक्टिव वर्क है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप यहाँ आए, हम सबके बीच आए, हमें समय दिया और इतनी स्नेहिल और इतनी आत्मीय बातचीत हम लोगों से करी। हमें रचनात्मक रूप से बहुत समृद्ध हुए हैं आपको सुनकर। और हमारे जो श्रोता यहाँ पर हैं वो लोग आए, आप लोगों का भी शुक्रिया। और अपने फाउंडेशन वालों से कहूँगी कि आप आगे आएँ और कार्यक्रम का सुचारू रूप से चलाएं। मैं प्रभा कहतान फाउंडेशन की ओर से नताशा आप सभी अतिथियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। विशेष रूप से हम कृतज्ञ हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संजीव पालीवाल जी के, जिन्होंने अपने विचारों और अनुभव से कलम की इस सत्र को न केवल सार्थक बल्कि स्मरणीय भी बना दिया। साथ ही हम आभारी हैं प्रीति अज्ञात जी के, जिन्होंने इस संवाद को सजीव और प्रभावशाली रूप से प्रदान किया। इस आयोजन में सक्रिय सहयोग देने के लिए कर्मा फाउंडेशन तथा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर द हाउस ऑफ एमजी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। उनके सहयोग से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। आप सभी की उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमारे आयोजन को पूर्ण प्रदान करती है। अब कार्यक्रम के समापन पर हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संजीव पालीवाल जी तथा वार्ताकार प्रीति अज्ञात जी को पारंपरिक कंथा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे प्रियांशी जी और शनील जी, द एहसास वुमेन ऑफ अहमदाबाद।